सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। इस वीडियो में ये जो आदमी बोल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये रावलपिंडी के एक डिप्टी कमिश्नर हैं और इन इलेक्शन में इन्होंने एज ए रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूटी की है। वो मजीद ये कहते हैं कि उन्होंने जब अपने सबऑर्डिनेट से ये क्राइम कमिट करने का कहा तो उनके सबऑर्डिनेट्स लिटरली रो रहे थे। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। वो ये कहते हैं कि उन्हें इस जुल्म के सिलसिले में फांसी देनी। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। लेकिन फांसी सिर्फ उन्हें नहीं देनी चाहिए बल्कि 2 और लोगों को भी देनी चाहिए। और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 लोग ऐसे थे जो कि बड़ी लीड से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने फेक स्टैम्प से उन्हें वोट डाले ताकि वो जीत सके और मिनिस्टर बन सके। मैंने इस डिवीजन के 13 एमएलए जो हारे हुए थे, 70 हजार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि इन रीसेंट इलेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 5000 करोड़ रुपए लगे और ये पैसा किसी मिनिस्टर ने नहीं दिया, बल्कि ये पैसा पाकिस्तान के टैक्स पेयर की जेब से जबरदस्ती लिया गया है। और इतने पैसे खर्च करने के बाद पाकिस्तान को जो मिला है वो सब आपके सामने ही है। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई। ये रिपोर्ट्स आप खुद ही देख लीजिए। बल्कि एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक जीते हुए एमएलए ने अपनी सीट सिर्फ इस वजह से छोड़ दी क्योंकि उसे ये लगता था कि उसे इलेक्शन में रिगिंग करके जितवाया गया। और इन इलेक्शन के बाद से लेके अब तक पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ धरने और मुजाहिरे जारी हैं, बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो अब तक रिजल्ट भी नहीं अनाउंस किया जा सका। आखिर इस कैओस और ब्लंडर के पीछे क्या वजह बनी और इन इलेक्शंस को डिले करके आखिर किस पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, दोस्तों जानेंगे सब की डिटेल इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस पूरे इलेक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम प्री इलेक्शन के सिनेरियो की बात करेंगे, दूसरे पार्ट का मेन फोकस इलेक्शन डे पे होगा और तीसरे पार्ट में हम पोस्ट इलेक्शन यानी कि ऑन गोइंग सिनेरियो की बात करेंगे। तो चलिए प्री इलेक्शन सिनेरियो से शुरू करते हैं। तो प्री इलेक्शन सिनेरियो कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान की एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया और उनसे उनका पॉपुलर सिंबल यानी कि बैट तक छीन लिया गया। और पार्टी को इस हाल तक पहुंचाने के लिए पार्टी के बहुत से मेंबर्स और खुद उनके लीडर ने बहुत सारी गलतियां की। इस पार्टी यानी कि पीटीआई को कोई भी इलेक्शन कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया, यहाँ तक कि कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत भी नहीं दी गई। और इस पार्टी का इलेक्शन में जाने का मेन मोटो ये था कि उनके साथ बहुत जुल्म किया गया है, तो लिहाजा सिंपैथी वोट सिर्फ उन्हीं की पार्टी को मिलना चाहिए। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की एक और बड़ी पार्टी जो कि पीएमएलएन थी, उनका मोटो ये था कि एक तो उनका लीडर वापिस आया था और उनका ख्याल ये था कि असल में उनका लीडर ही उनका वोट बैंक है। इस पार्टी पे खुसूसी नवाजिशात भी की गई, यानी कि जहां ये चाहते थे इन्हें जलसा करने की इजाजत दी गई। इसके अलावा एक पॉपुलर पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने पूरे मुल्क में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई और उनका मोटो ये था कि हमारा लीडर चूंकि एक यंग लीडर है तो इसीलिए वोट इस यंग लीडर को ही मिलना चाहिए। खैर इसी असना में इलेक्शन का दिन आ जाता है और इलेक्शन के दिन गवर्नमेंट की तरफ से शहरियों को फैसिलिटेट करने की बजाय मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिसपे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया फट उठा। और इलेक्शन कमीशन जो कि मेन बॉडी है और जिसके अंदर पूरा इलेक्शन का ये प्रोसेस होता है, उसने ये कहा कि हमारे पास जदीद तरीन ईएमएस सिस्टम है जो कि इंटरनेट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, लिहाजा इंटरनेट हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इलेक्शन के रिजल्ट्स आप तक टाइमली पहुंचेंगे। और उस ईएमएस सिस्टम का पाकिस्तान को इतना फायदा हुआ कि वो इलेक्शन रिजल्ट जो आमतौर पर 2 दिन में कंपाइल हो जाते थे, उन्हें आज 11 दिन हो चुके हैं और अब तक कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किया गया। इलेक्शन वाले दिन ही रात को इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि क्योंकि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद है तो इस वजह से हम आपको इलेक्शन
इलेक्शंस के रिजल्ट टाइमली नहीं दे पाए। इलेक्शन की रात को इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स तो अनाउंस कर रहा था और उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग 160 सीट्स पर पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स आ गए, लेकिन फिर अचानक इलेक्शन कमीशन का सिस्टम स्लो डाउन हो गया और ऐसा स्लो डाउन हुआ कि अगले दिन जब हम उठे और हमने टीवी देखा तो वो कैंडिडेट्स जो कि अपनी सीटें जीत चुके थे या 1 लाख की लीड से आगे थे, उन्हें हरवा दिया गया और उनके जो अपोनेंट जो कि उनसे बहुत पीछे थे वो सब इन सीटों पे जीत गए। मैं आपके सामने 5 से 6 हलकों की डिटेल्स रखता हूँ जिनमें पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स रात को 1 लाख की लीड से आगे थे, लेकिन जब दिन चढ़ा तो ये सब लोग हार गए। इसमें सबसे पहले है NA 128 यानी कि ओन चौधरी का हलका। इससे इतने वोट पड़े हैं जितने पूरे लाहौर में किसी को नहीं पड़े। नंबर 2 पे है सियालकोट यानी कि रेहाना डार का हलका, जिन्हें रात को कई टीवी चैनल्स ने विनर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन सुबह ख्वाजा आसिफ साबिन से जीत चुके थे। उसके बाद NA 130 डॉक्टर यास्मीन रशीद नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा लीड में थी, लेकिन दिन चढ़ते ही वो भी हार गई। इसके अलावा टोटल 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां जीता हुआ मार्जिन कम है और नंबर ऑफ डिस्कार्डेड वोट्स ज्यादा हैं। इलेक्शन से अगली रात यानी कि 9 फरवरी को PMLN के लीडर ने मॉडल टाउन में एक विक्ट्री स्पीच की जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द कंट्री टुडे, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं वफाक में, और उस टाइम पे उनके पास टोटल 55 सीट्स थी। इसके अलावा पीटीआई के लीडर जो कि जेल में हैं, उन्होंने भी AI के थ्रू अपनी विक्ट्री स्पीच की। उन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ पे बहुत फख्र है कि आप लोग बाहर निकले। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। न मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है। और इलेक्शन में जो रिगिंग की एलिगेशंस हैं उनमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जो कि पूरे हलके के एक पोलिंग बूथ में वोट्स की काउंटिंग करने के बाद बाहर आवेजा कर दिया जाता है। यानी कि अगर पूरे हलके में 300 पोलिंग स्टेशन है तो टोटल फॉर्म 45 300 होंगे और उन तमाम फॉर्म 45 को कंबाइन करके एक फॉर्म 47 बनाया जाता है जिसपे पूरे हलके का एक कंबाइन रिजल्ट होता है। और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ एक और ब्लंडर मारा है क्योंकि वो हारे हुए कैंडिडेट्स जिनके पास फॉर्म 45 है उनके अकॉर्डिंग जब फॉर्म 47 बनाया जाता है तो वो जीत रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उन्हें हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये मामला अब तक लटका हुआ है। आज इस इलेक्शन को 11 दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी फाइनल कंपाइल्ड रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। अब तक पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स 93 हैं, PMLN को 75 सीट्स मिली जबकि पीपल्स पार्टी को 54 और गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सीट्स चाहिए होती हैं वो है 169। यानी कि इस इलेक्शन में कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी, उसे किसी न किसी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और पॉसिबल कोलिशंस की हम बात करें तो उनमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, लेकिन इसमें मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल ये कहते हैं कि वो PMLN के अंडर काम नहीं करेंगे और PMLN के नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और पीटीआई ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी एलाई के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाए, खास करके पीपल्स पार्टी और PMLN। और वो अब तक इस बात पे मजीद हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके पास 180 सीट्स और अगर इस सारी सूरत हाल को कंबाइन करें तो पाकिस्तान में कोई भी पार्टी पावर में नहीं आना चाह रही। और इस पॉलिटिकल क्राइसिस से अगर ऊपर चल के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो अगले साल पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स IMF को वापस करने उसके बारे में अब कोई भी नहीं सोच रहा, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में आएगी उसे वहां पे मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे और इस तरह अगले ही दिन उनकी मकबूलियत का ग्राफ डाउन हो जाएगा। और दूसरी दो पार्टीज के पास हमेशा से ही ये ऑप्शन रहेगा कि वो किसी भी वक्त तीसरी पार्टी की गवर्नमेंट गिरा सकते। तो इस 5000 करोड़ का खर्च करने के बाद मुल्क अब भी वहीं खड़ा है जहां के पहले था। इससे अच्छा अगर ये 5000 करोड़ अवाम पे लग जाते तो पाकिस्तान के अवाम के लिए नए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती और पावर में आने के बाद भी इन सब पार्टीज में से किसी एक के पास भी पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने का रोड मैप नहीं। वैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बने वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद को पेश नजर रखते हुए काम करे ताकि पाकिस्तान न सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर आ सके बल्कि इकोनॉमिकली भी ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।